आज हम करते हैं 2014 के सी सेट के क्वेश्चंस जो कि लॉजिकल रीजनिंग्स पे हैं, और ये लॉजिकल रीजनिंग्स किसी भी तरीके की हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे इसमें जो है कि भाई क्या क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन मैथ का है, लेकिन क्वेश्चन मैथ का नहीं है, ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। 4 इंसान हैं, एक का नाम है आलोक, भूपेश, चंदर एंड दिनेश। तो यूपीएससी देखो नाम कुछ भी रख सकती थी, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे सोच समझ के नाम रखे हैं ABCD नाम से। तो हम बस सिंपल इतना लिखेंगे, एक इंसान A है, B है, C है और D है। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई। इन्होंने उससे आगे कहा है कि इनके पास टोटल 100 रुपये हैं, टोटल 100 रुपये। ओके, इन चारों के पास टोटल 100 रुपीज़ हैं। ये इन्फॉर्मेशन आ गई जी। दूसरी चीज यहाँ तक की खत्म हो गई। आलोक और भूपेश, ये सब पैसे इनको आपस में बांटने हैं। 100 रुपये कैसे बटेंगे हमें नहीं पता है, अब सारी चीजें लॉजिकली चलेंगी। इन्होंने कहा है कि आलोक एंड भूपेश के बीच में जितने रुपए हैं, बिटवीन देम हैज एज मच मनी एज चंदर एंड दिनेश बिटवीन देम। यहां तक की इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है कि ये जो आलोक है और भूपेश है, इन्होंने अपने बीच में पैसे बांटे हैं, और वो कितने पैसे हैं, वो एग्जैक्टली इतने ही पैसे हैं अगर हम टोटल मिलाए जितने की चंदर और दिनेश। चलो साहब, तो ये हमारी एक टेबल बनी कि इनके बीच में इतने रुपए हैं। लेकिन आलोक के पास, अगली इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, आलोक के पास ज्यादा पैसे हैं भूपेश से। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि आलोक के पास ज्यादा पैसे हैं भूपेश से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक इंफॉर्मेशन ई आ गई हमारे पास। उसके बाद में कह रहा है कि चंदर हैज ओनली हाफ मनी डेट दिनेश हैज। चंदर के पास इतने पैसे हैं जो कि दिनेश से आधे हैं। यहां से पता चलता है कि भाई दिनेश के पास पैसे चंदर से ज्यादा है, दिनेश के पास डबल पैसे हैं। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई हमें। उसके बाद में कह रहा है कि आलोक जो है, ये जो आलोक बंदा है, ये इनफैक्ट 5 रुपए ज्यादा है दिनेश से। तो आलोक के पास तो पैसे ज्यादा हो गए दिनेश से। ये लो भाई, आलोक के पास भूपेश से तो ज्यादा पैसे थे ही, दिनेश से भी 5 रुपए ज्यादा है, और दिनेश के पास जो है चंदर से पैसे ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि हु हैव मैक्सिमम अकाउंट। मैक्सिमम अमाउंट किसके पास है, मैक्सिमम अमाउंट साहब आलोक के पास है। तो मैक्सिमम अमाउंट देखो, ये जो टेबल बन रही है, इस टेबल में मैक्सिमम अमाउंट किसके पास जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आलोक के पास। तो मैक्सिमम अमाउंट किसके पास जा रहा है साहब, आंसर हो जाएगा ए। तो 2014 का अगर हम सीसेट का क्वेश्चन देखें तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो अब जो है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, बड़ा क्वेश्चन देख करके डर लग सकता है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वेश्चन पेपर है, अ क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोएट्स। अच्छा जी, ABCDEFGH 8 पोएट्स हैं। द फर्स्ट 4 बिलोंग टू द मिडाइवल पीरियड। पहले 4 मिडाइवल पीरियड के हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो जो हैं वो मॉडर्न पोएट्स हैं। चलो यहां तक की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहले 4 A, B, C और D, ये कौन से हैं भाई, ये है मिडाइवल MED, और E, F, G और H ये हैं आपके मॉडर्न पोएट्स MOD। ये पोएट्स यहां तक की इंफॉर्मेशन अभी तक काम की हो गई। उससे आगे का, जनरली मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन अल्टरनेट ईयर्स। ओके, ये जो मॉडर्न जो पोएट्स हैं ये वाले, ये अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं। ये किस में पूछे जाते हैं, अल्टरनेट ईयर्स में। ये अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं, यानी कि 1 साल छोड़ करके 1 साल के बाद पूछे जाएंगे जर्नली। अब क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जनरली दोज हु लाइक H लाइक G आल्सो। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी है। जो H को पसंद करता है वो G को भी पसंद करता है। ये इंफॉर्मेशन यहां तक की होगी। दोज हु लाइक F E आल्सो, जो F को पसंद करता है वो E को पसंद भी करता है। H वाला G को भी करता है, F वाला E को भी करता है। द पेपर सेटर, आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट F। ओके, पेपर सेटर
ये जो F है इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी एक किताब लिखी हुई है F पे। बट ही लाइक्स F, लेकिन वो लाइक करता है। F पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वो F को पसंद करता है। लास्ट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट ईयर द पेपर कंटेंट अ क्वेश्चन ऑन ए। तो लास्ट ईयर जो है वो ए पे क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले साल क्वेश्चन किस पे पूछा गया था? ए पे पूछा गया था। अच्छा, जब मॉडर्न जो पोइट्स हैं उन पे अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ए बी सी डी का हो गया मिडिवल में, और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब पूछा जाएगा ई एफ जी एच में से। अब ई एफ जी एच में से जब पूछा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन दिस ईयर पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ क्वेश्चन। इस साल क्या लगता है लॉजिकली क्या बोल रहा है भाई? लॉजिकली तो मुझे ये लग रहा है इस साल उसने ए पे तो क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब नंबर किसका है? ई एफ जी एच का। अब ई एफ जी एच में से एफ को वो पसंद भी करता है, लेकिन एफ पे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये कहती थी जो एफ को पसंद करता है वो ई को भी पसंद करता है। तो जब एग्जामिनर एफ को पसंद करता है लेकिन वो क्वेश्चन उस पर नहीं पूछ सकता क्योंकि उसने उस पर किताब लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे पूछेगा वो अब की बार ई पे पूछेगा, क्योंकि जो एफ को पसंद करता है वो ई को भी पसंद करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ई। तो लॉजिकली गैस क्या बोल रहा है कि वो ई पे पूछेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना किस पे है? ई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। अब एक, ये लो जी, ये 4 बच्चे हैं, ये बैठे हैं 4 बच्चे एक रो में। ए इज ऑक्यूपाइंग द नेक्स्ट सीट टू द बी। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो ए है ये बिल्कुल नेक्स्ट बैठा है बी के। चलो भाई, ये हो गया ए और ये हो गया बी, हमने ऐसे बैठाया। बट नॉट नेक्स्ट टू द सी। ए जो है बी के पास बैठा है लेकिन सी के पास नहीं। नॉट नेक्स्ट टू द सी। तो ए की जो सीट है वो बी के साथ है, ठीक है। तो सी ऑब्वियस सी बात है यहां पे आना चाहिए, तभी तो जाकर के पहली कंडीशन कंप्लीट होगी ना। ये जो कंडीशन कंप्लीट होगी है कब होगी कि ए को हमने बी के आगे बैठा दिया लेकिन सी के साथ नहीं है, तो सी इधर आ जाएगा भाई। सी जब इधर आ जाएगा तो इसको हटा दो, 4 बच्चे ऐसे बैठेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? सी इज नॉट सिटिंग। ये जो सी नहीं बैठा है डी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है डी यहाँ पे आएगा। तो सी और डी के आसपास कुछ मैटर बचा ही नहीं। अब ये कह रहा है कि ए के पास कौन बैठा है आपके हिसाब से? ए के हिसाब, भाई हमारे हिसाब से डी के पास कौन बैठेगा? ए। सीटें यही तो बची है आपकी, यही तो टेबल बनी, तो डी के पास कौन बैठेगा? ए बैठेगा। तो क्वेश्चन ये भी इजी था और लॉजिकल रीजनिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके साथ कि भाई देयर आर 7 पर्सन्स ऑन अ लैडर। चलो जी, एक सीढ़ी बना लो, ये बन गई आपकी सीढ़ी। ये 7 लोग हैं भाई, एक सीढ़ी लैडर है। तो ये हो गया पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये हो गया आपका 7। इंफॉर्मेशन कह रही है ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं ये। अब पहली इंफॉर्मेशन कहती है कि ए इज फर्दर अप देन ई। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से ये कहती है कि ए ऊपर है, ई नीचे है। बट इज लोअर देन सी। ए जो है ई से तो ऊपर है लेकिन सी के नीचे है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक ही खत्म हो गई। ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी। अगली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? बी इज इन द मिडिल। अच्छा, तो 3 ऊपर होने चाहिए और 3 नीचे होने चाहिए, तभी तो जाकर के बीच में मिडिल में बी आएगा, तो बी यहाँ पे आना चाहिए भाई। तो हमारे हिसाब से बी यहाँ पे आ गया। उसके बाद में कह रहा है ये जी इज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जी है। अच्छा जी, अब एक इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि जी जो है वो ए और बी के बीच में है साहब। जी जो है वो ए और बी के बीच में है, यहाँ पे काटा मार दिया। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली ई बी और एफ के बीच में है, ई बी और एफ के बीच में है। अब ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, यदि एफ जो है वो ई और डी के बीच में है, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर विल बी। तो सबसे नीचे कौन होगा?
तो सबसे नीचे बैठाने के लिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन एक ही काम की है वो है चौथे नंबर पे बी होगा। तो बी जो है वो मिडिल में है, बी जो है वो मिडिल में है, तो सबसे पहले तो बी को बैठाओ, तो सबसे पहले तो बी को बैठाओ। अब हमने जब बी को बैठा लिया तो एक इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि ए और बी के बीच में जी है साहब, ए और बी के बीच में जी है। ओके, तो ये जो जी है ये यहाँ भी हो सकता है और इसके ऊपर ए यहाँ भी हो सकता है, या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए ऊपर है या नीचे है। तो ये सेटिस्फाई हो गए हम इससे। दूसरा है बी, ई और एफ, बी, ई और एफ। अच्छा जी, बी, ई और एफ। ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, ठीक है, ई। तो ये जो ई है ये यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है, और ये जो ई यहाँ भी हो सकता है और एफ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हमें नहीं पता कि ये ऊपर है कि नीचे है। ये भी सिचुएशन आ गई। अब एक सिचुएशन ये कह रहा है कि ई, एफ और डी, ई, एफ और डी, ई के नीचे एफ है और एफ के नीचे डी है, तो ये डी यहाँ पे भी हो सकता है और ये डी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब जो है, जो एक सिचुएशन थी, ए इज फर्दर अप देन ई, ए को ई के ऊपर आना पड़ेगा, ए को ई के ऊपर आना पड़ेगा। ये सिचुएशन थी ना कि ए को हर हाल में डी के, ए को ई के ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस वाली को टिक मारे कि भाई ये जो है ये लाइन ऐसे बनती है, ये ऐसे लाइन बनती है, तो क्या ये लाइन बन पाएगी? नहीं, क्योंकि डी तो ऊपर चला गया, ए तो इसे ऊपर गया ही नहीं, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं जाएगी। हमें क्लियरली समझ में आ गया कि सिचुएशन ये जाएगी, ई नीचे आएगा, एफ नीचे आएगा, डी नीचे आएगा, जी और ए ऊपर आ जाएंगे। तो जो सबसे नीचे पता चला हमें, ऊपर सी आएगा, सी, ए, ई, बी और जी, एफ और डी। तो सबसे नीचे लेडर पे कौन होगा? वो होगा डी। तो सबसे नीचे कौन होगा? डी। सिचुएशन हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक कंडीशन ये भी थी कि भाई ए को ई से ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सही मान ले, इसको अगर हम सही मान लेते तो ए ऊपर नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको हमने गलत मानना और ये वाली सिचुएशन हमारी करेक्ट हो गई। तो लॉजिकली आंसर डी बना। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है इफ़ ये 4 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है? ए टोल है बी से, तो सबसे पहले तो ए टोलर है बी से और सी टोलर है ए से, सी ए से भी बड़ा है, तो ये 2 कंडीशन लिख ली हमने। डी इज टोलर देन सी, अब डी इनसे भी आगे आ गया, डी इससे भी बड़ा है। ई इज टोलेस्ट ऑफ ऑल, और ई सबसे बड़ा है। तो ये सिचुएशन बनी। इफ़ दे सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, कौन है जो बीच में आएगा? तो मिड में जो आएगा वो सी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो बीच में कौन आ रहा है भाई? सी आ रहा है, सिंपल